जी सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आज हिंदी के लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। यूपीएसआई से लेकर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें हिंदी आती है, उसमें वर्णमाला का एक चैप्टर है जो हमेशा आता है। और अगर आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं और हिंदी आपको सीखना है, पढ़ना है, तो उसके लिए भी वर्णमाला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको दुनिया में कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आप अपने हिंदी को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना वर्णमाला के ज्ञान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी से बात करना है उसके लिए भी जरूरी है। और यूपीएसआई में तो भर भर के सवाल आते हैं, दो दो तीन तीन सवाल मिल जाते हैं भैया। एक चैप्टर है, 1 घंटा भी नहीं लगता है। अगर आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए तो आपके 2-3 सवाल फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर वर्णमाला, उसके बाद आने वाले चैप्टर धीरे धीरे जो है हम सारा कंप्लीट कर देंगे। पूरी हिंदी हम फ्री में पढ़ा देंगे, उस विद के साथ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे। इस बात की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपको पेन पेपर लेकर के बैठना है। ठीक है, जो पेड बैच में लोग देते हैं वो हम फ्री में आपको यूट्यूब पे दे देंगे। आप इसको चुपचाप देखते जाइए, सुनते जाइए और रिवाइज करते जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हैंड रिटन कुछ है, और हैंड रिटन के बाद आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, सब हैंड रिटन रखा है ताकि नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। इस तरह से भी आपको इस तरह से भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले कि भैया क्या कहानी है आपकी। कहानी ये है, वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला की अगर हम बात करें तो आपको अ से लेकर ज्ञ तक देखने को मिलता है। ज्ञ लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? ज्ञ। ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ, इसको ज्ञ पढ़ा जाता है या ज्ञ होता है। देखो, बना तो इसको पढ़ते ज्ञ ज्ञ पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन ये बना किससे है? तो बना है ये ज और य से। ठीक है, ज आधा होता है जिसपे हलंत लगा देते हैं, और य लगा देते हैं, य। ठीक है, तो ज आधा होता है जब भी किसी भी व्यंजन को आधा करना होगा मेरे भाई, वहां पर हम लगा देंगे क्या? हलंत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको पढ़ते ज्ञ आप पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ना एक्चुअली क्या चाहिए? ज्ञ। ठीक है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ और ये शब्द है विज्ञान, और आप लोग पढ़ते क्या है? विज्ञान। कहीं मैं लिख रहा हूँ वैज्ञानिक, या आप ऐसे लिखें आज्ञा। ठीक है, आज्ञा। तो आज्ञा आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन पढ़ना इसको क्या चाहिए? आज्ञा। बात समझ में आ रही है? अरे आधे लोग लगा, अरे ये ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा ही होता है, तो ये याद रखिएगा। खैर, अभी आएंगे समय पे सारी बात आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले आपसे भैया वर्णमाला के बारे में पूछा जा रहा है, और वर्णमाला में बताइए कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ, आप मेरे साथ लिख सकते हैं, या लिखा हुआ है मैं यहीं पे समझा देता हूँ, समय बचेगा आपका। सबसे पहले अ, आ, छोटी ई और बड़ा ई, बड़ी। ठीक है, जिसको लघु ई और दीर्घ ई के नाम से भी जानते हैं। लघु ई मतलब छोटी ई, दीर्घ ई का मतलब बड़ी। ठीक है, उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद है री, री। उसके बाद क्या है? ए। उसके बाद है ऐ। उसके बाद ओ, औ, अंग, अह। ये बात समझ में आ गई? ये है आपके पास स्वर। स्वर के बाद देख रहे हैं लिखने का तरीका, तो देखिएगा आप भी ऐसे ही लिखिएगा वर्णमाला, और कोई तरीका नहीं लिखने का। बात समझ, हमारे गुरु जी ने जो मुझे पढ़ाया वही मैं भी पढ़ा रहा हूँ। वो भी मैथ्स के टीचर थे। ठीक है, मैथ्स से पढ़े हुए थे, और हिंदी लोगों को नहीं आती थी। हिंदी सिखाने का एक मुहिम छेड़ा था उन्होंने, और उसके बाद जो है, छेड़ा था क्या मतलब, है अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उन्होंने जो है शुरू किया, जैसे भी बताया वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं भी मैथ से पढ़ा हूँ, लेकिन मैं हिंदी इसलिए समझाता हूँ ताकि आप लोगों की हिंदी सुधर जाए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क ख ग घ ङ। ठीक है, अंग नहीं पढ़ते हैं, ङ पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अंग पढ़ लेते हैं। तो आप भी अपनी भाषा में जो बोलना हो, क ख ग घ अंग। उसके बाद देख रहे होंगे एक लाइन है च छ ज झ य। उसके बाद है ट ठ ड ढ ण। उसके बाद है त थ द ध न। उसके बाद है प फ ब भ म। ठीक है, तो ये आपके पास है, आपके पास। अब यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 हैं, यहाँ पर भी 5 हैं, ये भी 5 और ये भी 5। और ये कितने हैं बताओ? टोटल 5, यानी 5 इंटू 5 का क्या बन जाता है बताओ? वर्ग बन जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग बोलते हैं। और वर्ग होने की वजह से इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? वर्गीय व्यंजन। कैसा व्यंजन? एक ऐसा व्यंजन जो वर्ग में आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख रहे होंगे आपके पास दिखा होगा य र ल व। क्या लिखा हुआ है? य र ल व। उसके बाद है श श स ह। उसके बाद छ त्र ज्य। उसके बाद लिखा है श्र ढ़ ढ। ठीक है, श्र श्र अढ़ अढ़। ठीक है, ये सारा आपके पास क्या दिख रहा होगा? ये सारा दिख रहा होगा आपके पास वर्णमाला। इसमें जो है मानक वर्ण की संख्या, एग्जाम में सवाल आता है, मानक वर्ण की संख्या कितनी है? 52। मानक वर्ण की संख्या कितनी है? 52। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हमने देखा है स्वर को कैसे लिखा जाता है। हमने लिखा कि 5-5 का पेयर बना के लिखते हैं, तो ये वर्गीय व्यंजन हो जाता है। ये य र ल व अलग है, श श श ह अलग है, परिवार अलग है। छत्रज्ञ का परिवार अलग है, और श्र
श्र ल ढ का परिवार अलग है। तो इन सब को परिवार अलग होने की वजह से भैया एक घर परिवार के लोग एक ही जगह रहते हैं, दूसरे परिवार के लोग दूसरी जगह रहते हैं। मेरा घर है, यहाँ पर मेरे परिवार के लोग रहते हैं, मेरी फैमिली रहती है, बगल वाले में बगल वाले की फैमिली रहती है। उनका कल्चर अलग होता है, उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है, उनका उठने बैठने का तरीका अलग होता है, मेरा अलग होता है, सबका अलग है। इसी वजह से उनको अलग अलग रखा जाता है। अब देखिए स्वर की बात करें अगर, मानक वर्ण कितने हैं? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मानक, मानक कितने हैं बताओ भैया? तो मानक हो गए आपके पास 52। ये बात हमको क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम स्वर की बात करें मेरे भाई, तो स्वर हमारे पास कितने हैं? 11। कभी भी स्वर को 13 मत कर दीजिएगा, कभी भी स्वर 13 नहीं होता है। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? अ हो गया, उसके बाद आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये इतने ही स्वर हैं। लेकिन ये अंग और अह क्या है? जब भी अ पे बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, बिंदी का बड़ा महत्व है दुनिया में, है ना, हिंदी में भी। बात समझ में आ रही है? सब लोग पेन पेपर लेकर के बैठे हैं, अभी बहुत कुछ सुनाऊंगा। तो बिंदी का बड़ा महत्व है, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा। सबसे पहले लिखा हुआ है अंग। ये अ पे आप जब बिंदी लगा देते हैं तो इसको बोला जाता है अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार बोलते हैं। स्वार, अनु मतलब होता है क्या? पीछे। अनु मतलब क्या होता है? पीछे। स्वार मतलब होता है स्वर के, स्वर के पीछे पीछे जो चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार कहते हैं। यानी वो स्वर के साथ ही चलता है। ठीक है, स्वर पे लग गया है, बिंदी नहीं लग गया है, ठीक है, आप स्वर के बाद व्यंजन पे लगा सकते हैं, लेकिन स्वर के साथ लिखा जाता है, स्वर के पीछे पीछे चलता है, अनुस्वार कह देते हैं। अ पे आपने लगा दिया विसर्ग, अ पे लगा दिया दो बिंदी, दो बिंदु लग जा गया तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं विसर्ग। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, विसर्ग यही स्वर के साथ ही लिखा जाता है। ये अनुस्वार हो गया जब बिंदी लगा देते हैं। चंद्र बिंदी की बात नहीं हो रही है, चंद्र बिंदी वाला जो है वो अनुनासिक कहलाता है, वो बात की बात है। ये अनुस्वार कहलाता है। ये क्या होता है? विसर्ग होता है जब दो बिंदी लगा देते हैं। जब भी दो बिंदी हम लगा देंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? विसर्ग बोलेंगे। जब भी एक बिंदी लगेगा ऊपर वो क्या कहलाएगा? अनुस्वार कहलाएगा। अब थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो जो अनुस्वार होता है और जो विसर्ग होता है, इसको लिखते चलिएगा सब लोग हमारे साथ। पहले का नाम है सर अनुस्वार और दूसरे का नाम है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को किस कैटेगरी में रखते हैं? तो मेरे भाई उस कैटेगरी का नाम है अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह की कैटेगरी में रखते हैं। तो दुनिया में आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाई अयोगवाह? अयोगवाह किसको कहते हैं? अयोगवाह नहीं दिख रहा है क्या? प्रेम से ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं को हटा ही देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे ये तो हिंदी भी लिखने नहीं आता, क्या पढ़ाएंगे? अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग, अयोग वाह। बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना इस वजह से। चलो ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोग वाह। अ मतलब क्या होता है भैया? अ का मतलब होता है नहीं, योग मतलब जिसका जुड़ाव नहीं हो, उसके बाद भी स्वर लेकर के ढोता, वाहन है, स्वर के साथ चलता है, उसी को अयोग वाह कहते हैं। स्वर के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो स्वर के साथ ही चलता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? अयोग वाह कहते हैं। ठीक है, 11 स्वर हमारे पास समझ में आ गए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 11 स्वर हमको क्लियर हो गया। एक हो गया अनुस्वार और दूसरे का नाम हो गया विसर्ग। ये बात भी क्लियर हो गई। ये बात हम सबको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए व्यंजन जो है कितने हैं? 33। तो ये देखो 5 इंटू 5 कितना होता है? टोटल 25 हो गया। और 4 यहाँ पर 25 4 29 हो गया। 29 और 4 कितना हो गया? 33। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। क्या छत्र ज्ञ नहीं आता क्या भैया? जी नहीं, छत्र ज्ञ जो है व्यंजन का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो दूसरे कैटेगरी में आता है। मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन की संख्या जो है 33 है। मानक वर्ण की संख्या कितनी है? 52। स्वर की संख्या कितनी है? 11। एक क्या है? अनुस्वार। एक क्या है? विसर्ग। अयोग वाह की संख्या कितनी है बताओ? अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2। व्यंजन, टोटल व्यंजन, मूल व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। उसके बाद 33। उसके बाद पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाई संयुक्त व्यंजन? तो इसको आप लिख लिए होंगे, अनुस्वार पीछे पीछे चलता है, विसर्ग हो गया और अयोग वाह इसको कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हम ताकि मिटा पाएं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ें। आगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा के और लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए 33 व्यंजन हमारे साथ सब लोग लिखिए। 33 व्यंजन आप हमारे साथ लिख सकते हैं, तो क्यों लिख दीजिए। सबसे पहले का क्या नाम है? सबसे पहले का क्या नाम है? तो सबसे पहले हो जाएगा क, उसके बाद हो जाएगा ख, उसके बाद ग, फिर घ, फिर अंग। उसके बाद क्या है? च, फिर है छ, फिर ज, झ, च, छ, ज, झ, य। उसके बाद क्या है? ट। उसके बाद क्या है भैया? ठ। उसके बाद है ड। उसके बाद है ढ। और ढ के बाद क्या है? ड़। उसके बाद है त, थ,
त, ध, न। उसके बाद है प, फ, ब, भ, म। उसके बाद है य, र, ल, व। उसके बाद श, तालब्य स, मूर्धन्य स, दंत स में क्या अंतर है बता देंगे। ये इसको बोलते हैं तालब्य स, उसके बाद है मूर्धन्य स, उसके बाद है दंत स, उसके बाद है ह। बताइए 25 ये हो गए, 4 29 और 4 33। तो टोटल मूल व्यंजन की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, वो हो गई 33। ठीक है, उसके बाद समझ में आता है कि अच्छा छत्रज्ञ क्या है। छत्रज्ञ क्या है इसको भी बता दीजिए सर। देखिए छ किससे बना है, छ किसी से बना होता है, और जो किसी से बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसको छत्रज्ञ को और श्र को क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन मतलब किसी से बना होगा। छ किससे बना है, अगर हम छ की बात करें तो छ किससे बना है, दिख रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो छ बना है क से और श से। क और श मिल जाता है तो क्या बन जाता है, छ बन जाता है। त्र की बात करें अगर, त्र किससे बना है, अरे भैया क्या हो रहा है, त्र किससे बना है, तो त्र बना है त और र से। त और र से जब बन जाता है तो त्र कहलाता है। अरे यार ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा ज्य। ज्य के बारे में बता चुका हूँ, ज्य किससे बना है, ज और य से बना है, ये भी दिक्कत नहीं है। श्र की बात करें, श्र किससे बना हुआ है, तो बड़ा सा जो तालब्य सा होता है और र इससे बना हुआ है। तो ये है, तब देखो ये व्यंजन से बना हुआ है। किससे बना है, व्यंजन से बना है। व्यंजन से बने होने की वजह से इसको संयुक्त कहते हैं। जब दो चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो संयुक्त कहलाती हैं। संयुक्त, स मतलब साथ में, युक्त मतलब लगा हुआ। जब साथ में लगा रहता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को संयुक्त की कैटेगरी में रखा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमको समझ में आया वर्णमाला में 11 क्या हैं, स्वर हैं, अंग और अह जो है वो अयोगवा है, 33 मूल व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, छ, त्र, ज्य और श्र। उसके बाद आता है उच्छिप्त व्यंजन की कहानी, इसको हम समझने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि भैया छ किससे बना है, त्र किससे बना है, ज्य किससे बना है और श्र किससे बना है। छ बना है क श से, क पे आधा लगाना है तो हलंत लगा देंगे, जिसको हलंत कहते हैं। तो फिर त्र बना है तो र से, ज्य बना है ज और य से, और श्र बना है स और र से। इस श को बड़ा स कहते हैं, बड़े स को हम लोग तालब्य स के नाम से जानते हैं। पेट फटा स जो होता है, जिसको पेट कटा सा, पेट पता नहीं क्या बोलते हैं आप, ये पेट फटा सा है, तो पेट फटे सा को बोलते हैं हम लोग क्या, मूर्धन्य सा। और इसको बोलते हैं पेट कटा सा। क्या बोलते हैं, पेट कटा सा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। पहला है आपके पास क्या, मोटा सा। मोटा सा, मोटा सा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तालब्य सा। ठीक है, उसके बाद जो है वो है आपका पेट फटा सा। पेट फटा सा को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, मूर्धन्य सा। उसके बाद है पेट कटा सा, ये पेट कटा हुआ है, इसका पेट कटा हुआ है, सर्जरी हो गई है, इसको क्या बोलते हैं, दंत सा। तो हमको समझ में आ गया मोटा सा, उसके बाद है भैया आपका फटा सा, उसके बाद है कटा सा। तो इसको ये बोलते हैं तालब्य सा, ये होता है मूर्धन्य सा, और इसको बोलते हैं दंत सा। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़िए। छ किससे बना है, क और श से बना है, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी सब सुकून से चल रही है। उसके बाद त्र की बात करें तो और र से बना है, ज्ञ की बात करें तो ज और य से बना है, और श्र जो होता है श और र से बना होता है। कोई दिक्कत हमको नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, चलिए। अब आता है सर उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन की क्या कहानी है, अगर इसको भी बता देंगे तो जिंदगी और मौज में चलेगी। आइए देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन की क्या कहानी है। उच्छिप्त व्यंजन क्या मतलब होता है, इसी को ताड़नजात भी लिखा जाता है। देखो जो ड होता है, ड पे आप बिंदी लगा देते हैं और ढ पर जो है बिंदी लगा देते हैं, ठीक है, तो इसको जो है उच्छिप्त के नाम से जाना जाता है। उच्छिप्त के नाम से जाना जाता है। उच्छिप्त को ही जो है ऑल्सो नोन है, जहाँ पे देखो हिंदी का यूज किया गया है, ठीक है, अंग्रेजी का यूज किया जाता है। तो ये है भैया हिंदी में अंग्रेजी बना देना, ठीक है। ऑल्सो नोन है, जिसी को क्या बोलते हैं हम लोग, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। कौन सा व्यंजन कहा जाता है, तो द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण मतलब क्या होता है, जिसमें 2 गुण होते हैं, द्विगुण व्यंजन, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। अब देखो उच्छिप्त क्यों कहते हैं, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त मतलब होता है जब आपका जीभ जो होता है अढ़ बोल रहा है, जब बोल रहा होता है तो जीभ के ऊपर वाले को टच कर रहा होता है, ऊपर वाले को टच कर रहा होता है, इसीलिए उसको उच्छिप्त कहते हैं। इधर आइए मैं दिखाता हूं आपको उच्छिप्त। उच्छिप्त का डेफिनेशन है, ये देखिए। उच्छिप्त मतलब होता है ऊपर उठाकर फेंकना। जब आपका जीभ हवा को क्या करता है, जीभ हवा को ऊपर उठा करके फेंकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को जो है उच्छिप्त के नाम से जानते हैं। जैसे आप बोलिए अढ़ 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 अढ़, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, हवा जीभ के ऊपर जाकर लिंटर से छुआ जाता है। जीभ का ऊपर, ये अगर चेहरा आपका मुख है, मुख में ऊपर की तरफ लिंटर है, इसका नीचे जीभ है, ऊपर लिंटर है, लिंटर को छू रहा होता है, हवा को फेंका जाता है ऊपर। हवा को तेजी से जब फेंका जाता है तो वो क्या बन जाता है, उच्छिप्त बन जाता है। ऊपर उठाकर फेंकना, जबान क्या करती है, हवा को ऊपर उठा फेंकती है, या जीभ को ऊपर उठा के फेंकती है, इसलिए उसको उच्छिप्त कहते हैं।
कुछ लोग इसको ताड़न जात के नाम से जानते हैं, तो ताड़न जात एग्जाम में तो अभी तक सवाल नहीं आया है। और जो किताब हम लोग सबसे ऑथेंटिक इंडिया में, जो सबसे ऑथेंटिक हिंदी की किताब है, पृथ्वीनाथ पांडे सर की किताब है, लेकिन उसमें एरर्स भी हैं। बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें एरर्स हैं। आप वासुदेव नंदन सर की किताब ले सकते हैं जिसमें एरर नहीं है, उसके हिसाब से ताड़न जात शब्द नहीं है। ताड़न जात इसलिए यूपी मतलब किसी एग्जाम में भी नहीं आता है। और ताड़न जात लेकिन एग्जाम लोग पढ़ाते हैं। ताड़न जात याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं अड़ और अढ़ा को। ठीक है, उच्छिप्त के बारे में सारी बात हमको क्लियर हो गई है। आगे बढ़िए। तो ये बात हमको समझ में आ गया। इसी को द्विगुण कहते हैं। क्यों द्विगुण कहते हैं? क्योंकि ड का कहीं पर अलग यूज है और ड पे बिंदी लगा देते हैं तो अड़ा हो जाता है, और अड़ा बन जाता है तो इसका यूज कहीं और है। ठीक है, दोनों यूज एक ही जैसा लग रहा है, दोनों एक ही बंदा है जो दो जगह यूज हो रहा है, इसीलिए इसको द्विगुण कहते हैं। द्वि मतलब हो गया दो, गुण मतलब हो गया क्वालिटी। जिसके पास दो क्वालिटी होती है उसको क्या बोलते हैं मेरे भैया? तो द्विगुण व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं आप। आगे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो टोटल देखिए 11 स्वर हो गए हमारे पास। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कितने स्वर हो गए हमारे पास। अगर मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 11 हो गए स्वर। उसके बाद 2 हमारे पास हो गए अयोग वाह, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 33 हो गए हमारे पास मूल व्यंजन। 33 के बाद हो गए हमारे पास 4 हो गए आपके क्या 4 जो हो गए य लव हो गया। उसके बाद 4 हो गया श श स ह। उसके बाद जो हो गया आपके पास 3 हो गया संयुक्त व्यंजन, 4 हो गया संयुक्त व्यंजन, और 2 हो गए आपके पास उच्छिप्त। ठीक है, तो कितना हो गया 11 2 13, 13 और 33 46, 46 और 4 क्या लिख दिया हूं मैं? गलत हो गया, गलत हो गया। चलिए, अब ये तो 11 हो गया स्वर 11 हो गया स्वर। देखो मैथमेटिक्स नहीं आता। 11 हो गया स्वर, 33 हो गया व्यंजन, 2 हो गया अयोग वाह। ये बात हो गई क्लियर। 4 जो हो गए हमारे पास क्या हो गए? 4 जो हो गए वो ये वाले हो गए क्षत्र ज्ञ स्र, तो ये हो गया संयुक्त। उसके बाद जो है 2 क्या अपने पास है? 2 उच्छिप्त हैं। तो 4 2 6, 6 2 8, और 33 और 11 कितना होता है? 44। 44 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना होता है भैया? 52। तो टोटल मानक वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ये बात भी हमको समझ में आ गई है। एग्जाम में सवाल आता है कि जब हिंदी के डिक्शनरी को देखते हैं, हिंदी के शब्दकोश को देखते हैं, तो सबसे लास्ट वर्ण क्या आता है? अब थोड़ा अगर ध्यान से आप देखें जिंदगी में, तो जिंदगी में आपको एक बात समझ में आ ही जाएगी कि भैया ये कहाँ से शुरू हो रहा है? बताओ कहाँ शुरू हो रहा है? अ से शुरू हो रहा है। कहाँ पर खत्म हो रहा है? ह पे खत्म हो जा रहा है। उसके बाद तो ये बना हुआ है, वो उसी के मदद से बना हुआ है। छ जो है वो क श से बना हुआ है। त्र जो है तर से बना हुआ है। और ज्य जो है वो ज य से बना हुआ है। ये सब भी बना हुआ है, तो इसको लिखने की क्या जरूरत है डिक्शनरी में? ये तो बन गया है, तो बन गया है तो इसको नहीं लिखते हैं। तो डिक्शनरी यानी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन सा है? ह। ये बात एग्जाम में याद रखिएगा। अंतिम वर्ण कौन सा होता है डिक्शनरी का? तो वो है ह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। यानी पहला वाला पेज हमारा क्लियर हो गया है। लेट्स मूव टुवर्ड्स और आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन हो गया क्षत्र ज्य, उच्छिप्त हो गया अड़ा और अड़ा, इसी को द्विगुण कहते हैं। 52 हो गए। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको समझ में आ रहा होगा भैया देखो, जैसे हम संयुक्त की बात कर रहे थे, संयुक्त के बारे में थोड़ी कुछ बातें और समझ लेते हैं। उच्छिप्त हो गया था, उठा के फेंकना। संयुक्त जो होता है वो 6 किससे बना होता है? एक बार फिर से लिख देते हैं। 6 किससे बना होता है मेरे भाई? तो 6 बना होता है क और श से। ये बात हो गई क्लियर। त्र की बात करें तो त्र किससे बना होता है? त और र से बना होता है। उसके बाद अगर पूछा जाए ज्य किससे बना होता है? ज्य की बात करें तो ज और य से बना होता है। उसके बाद पूछा जाए श्र किसके बना होता है? श्र, तो श्र में वो मोटा वाला श होता है। उसके बाद जो होता है उसका क्या नाम है? र, तो ये बना होता है इससे। ठीक है, अब सवाल ये आता है, अगर मान लीजिए कहा जाए कि आप लिखिए श्रृंगार, श पे री की मात्रा लगाइए। श पे री की मात्रा जब लगाते हैं तो श पे री की लगाना है। और क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ श्रृंगार? क्या ये शब्द सही है? या मैं श लिखूंगा और श पे री की मात्रा लगा दूंगा और उसके बाद लिख दूंगा गार, और ये क्या हो गया? अनुस्वार। अच्छा, श कैसे लिखा जाता है? इस श के बारे में थोड़ा खेला है, इसको ध्यान समझिएगा। ये जो मोटा वाला श है, इस श को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये श होता है। ठीक है, तो ये श ऐसे लिखा जाता है। और श में री की मात्रा लगाना है, श्री लिखना है तो श में री की मात्रा लगा दीजिए। श में र की मात्रा लगाना है तो श में र की मात्रा लगा दीजिए। श में जब र की मात्रा लगा देंगे तो वो हो जाएगा श्र, और श में री की मात्रा लगा देंगे तो वो हो जाएगा श्री। ठीक है, और आपको लिखना है श्रृंगार। आप कहीं भी जाएंगे मार्केट में, बहुत कम जगह जो है श्रृंगार सही लिखा हुआ है। श्रृंगार लिखा कैसे जाता है? तो श यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
श हो गया तो श्री हो गया, उसके बाद अनुस्वार लगा दीजिए, उसके बाद श्रृंगार, ये भी हो गया। लेकिन श को आप ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद आप री की मात्रा लगा दीजिए, नीचे री होता है, उसके बाद अनुस्वार लगाइए, गार लिख दीजिए, तो ये भी श्रृंगार दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये श्रृंगार नहीं सही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हुआ? ये बात समझ में आया? चलिए, तो ये श्रृंगार के बारे में वही कहानी लिखी हुई है। कभी भी क में अगर री जोड़ना है, क में अगर री जोड़ना है तो ये वाला उठा के यही लगा दिया जाता है, तो क्री हो जाता है। क्री और शी लगा दीजिए तो कृषि हो गया, ठीक है। और क में र जोड़ना है तो क्रम, क में र ऐसे जोड़ा जाता है क्र, उसके बाद हो गया म, तो क्रम हो गया। क में र जब भी जोड़ना होगा, जैसे गाड़ी होता है, गाड़ी टू व्हीलर है, उसका एक स्टैंड होता है, ठीक है, वो दूसरे के सहारे लगा रहता है, स्टैंड लगा देंगे तो र होगा, और एकदम नीचे लटका देंगे, उसको फंसा देंगे, चैन वैन लगा देंगे तो वो री कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए कहा जाए कि विनम्र, मैं लिख रहा हूँ वी, उसके बाद लिख रहा हूँ न, और न पे र लगाना है तो नम्र होता है ना, न और म पे लगाना र तो म्र, ठीक है। तो ये हो गया बी न म्र, ठीक है, म और र एक साथ है। लेकिन मैं अगर लिखता हूँ कि क्रीमी, क पे री की मात्रा लगानी है, किसकी मात्रा लगानी है? क पे री की मात्रा लगानी है, तो क्री हो गया। उसके बाद मैं लिख दूंगा मी, तो क्रीमी मतलब होता है कीटाणु। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बात समझ में आ गई? श, त्र, ज्ञ और श्र की कहानी क्या है? श में र लगाएंगे और श में री लगाएंगे तो अंतर क्या होता है? और नीचे वाले को री कहते हैं, और जो ये लटक जाता है, जो सहारा दे रहा होता है, वो र कहलाता है। ये बात भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। छ जो है वो किससे बना होता है? क और श से बना रहता है। एक बार की बात है, बचपन में मैं पढ़ाया हुई हूँ, बचपन में एक बार पूछा गया था कि भैया क्षमा की स्पेलिंग लिख के दिखाइए, क्षमा की स्पेलिंग लिख के दिखाइए, और मैं नहीं लिख पाया था, मैं क्या बताऊं, ठीक है, खैर हमारी गलती थी, ठीक है। तो क्षमा की स्पेलिंग लिखनी थी KSHAMA, और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, क्षमा कैसे लिखा होता है? क में श लगा होता है, ठीक है, उसके बाद जो है माँ लिखा होता है, यही होता है ना। तो क का मतलब क्या हो गया? के, उसके बाद श का मतलब क्या हो गया? SH, उसके बाद MA हो गया, तो ये हो गया क्षमा। बात समझ में आ रही है? ये बात तब आपको समझ में आएगी जब छ जानते होंगे किससे बना होता है। छ, क्षत्रिय, अगर मान लीजिए कहा जाए क्षत्रिय लिख के दिखाइए, क्षत्रिय की हिंदी में इंग्लिश में स्पेलिंग देख रहे हैं, इंग्लिश तब आएगी जब हिंदी आती है मेरे भाई। छ है तो छ हो गया, तो KSH हो गया। उसके बाद A, TR से त्र बनता है, TRIYA, तो ये हो जाता है क्षत्रिय की स्पेलिंग। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, छाता नहीं है, क्ष है, छ जो होता है क और श से मिलकर के बनता है, ये क्लियर रखिएगा, ठीक। अब देखिए ये बात समझ में आ गई। और मान लीजिए यज्ञ की आगे स्पेलिंग लिखने के लिए, अब यज्ञ की स्पेलिंग क्या होती है? YAGYA, आप यही लिखेंगे, जो कि गलत है। अब ये कहाँ पर काम आएगा सर? हिंदी में, हिंदी में एक कॉन्सेप्ट आता है वर्ण विच्छेद का, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, तुरंत पढ़ाऊंगा थोड़ी देर। वर्ण विच्छेद में ये काम आपको समझ में आने लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान रखिएगा। यज्ञ की स्पेलिंग क्या होती है? YAJNA, ज्ञ पढ़ा जाता है ना, तो JNA ज्ञान, ठीक है, याद रखिएगा, यज्ञ की स्पेलिंग ये होती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बात तो हमको समझ में आ गई, ठीक है, ये समझ में आ चुका है। अब श और र वाली कहानी और श और री वाली कहानी को एक बार फिर से डिटेल में क्लियर करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा श्वान, श्वान लिखना होता है तो आप आधा स भी लिख सकते हैं, फिर वाह, फिर न। ये बात आपको क्लियर हो रही है क्या? ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर श को उस तरह लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं इच्छाधारी हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो ये हो गया श, उसके बाद लिख दीजिए वाह, फिर लिख दीजिए न। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये श जो है उसको आधा ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो श जो है उसको किसी के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा श, इसके बाद वाह, फिर न। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं हम लोग बलवान सवारी करता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बलवान, मजा नहीं आएगा तो बताइएगा। बलवान सवारी करता है, अब बलवान सवारी करता है मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जब दो वर्ण एक साथ आते हैं, एक पूरा होता है, एक आधा लिखा जाता है, तो आधा के ऊपर पूरा लद जाता है। एक होता है जो लाद के चलता है, जो लाद के चलता है वो आधा है, जो लदा है वो पूरा है। यानी मैं अगर मालिक हूं तो मैं किसी के ऊपर किसी को दबा के चलूंगा, और अगर कोई दब के चल रहा है इसका मतलब वो मालिक नहीं है, नौकर है। बात समझ में आ रही है? तो मैं लिखना चाह रहा हूँ श्वान, श्वान लिखना चाह रहा हूँ तो वह पूरा है, लेकिन ये श आधा है, श आधा है तो मैं क्या लिख दूंगा? श को पूरा लिख दूंगा। उस पर बलवान सवारी करेगा तो ये व को लगा दूंगा, व पे आ की मात्रा है वो लगा दूंगा, और न लगा दूंगा तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? श्वान कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं द और वा रा, द्वारा लिखते हैं, तो द आधा है, व पूरा है, तो मैं द को पूरा बनाऊंगा, यहाँ पर लगा दूंगा व
और व पे आ की मात्रा और रा, तो ये हो जाता है मेरे भाई द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो ट्रिक क्या है? बलवान सवारी करता है, ठीक है। जो लद के चल रहा होगा वो पूरा, जो लादे होगा वो आधा। ये बात क्लियर हो गई? इससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं समझ में आएगा, ये बात की गारंटी है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे और कोई आधा कुछ लीजिए, अभी और लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं एक शब्द लिखता हूं जिसका नाम है निश्चिंत। निश्चिंत, अब ध्यान से देखिएगा। निश्चिंत मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन ये स आधा है तो च पूरा है। च पूरा है तो च सवारी कर सकता है मेरे भाई, च सवारी कर लेगा। च सवारी कर लेगा तो निश्चिंत को, निश्चिंत में क्या करिए, च को सवारी करा दीजिए, तो नी हो गया। उसके बाद आप लगा दीजिए क्या, श। तो ये श को मैं ऐसे, अब इस श पे सवारी नहीं करा सकता, इस श को मैं ऐसे लिख दूंगा। कैसे? ऐसे। तो मैं लिख दिया, ये श हो गया। उसके बाद च लगा दीजिए, च पे बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी की, छोटी ई की मात्रा वो लगा दीजिए। उसके बाद आधा न लिख दीजिए, फिर त लिख दीजिए, तो ये हो गया मेरे भाई निश्चिंत, ठीक है। तो निश्चिंत को ऐसे भी लिखा जाता है। बात बलवान सवारी करता है। अभी धीरे धीरे आपको सारी बात क्लियर होती चली जाएगी। तो ये मैंने वही लिखा था। यहाँ पे थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो निश्चिंत और स्वान की कहानी ये समझ में आ गई। उसके बाद देखिए, श में री की मात्रा लगाना है, श में री की मात्रा लगाना है, तो ये हो गया। श में ये श्र है और श्र में री लगाना, श्ररी हो जाएगा। श्ररी, श्ररी नहीं लिखना है, श्री लिखना है, तो श्री यहां से हो जाएगा। और अगर श्री लिखना है, श श्र हो गया, श्र पे ई की मात्रा लगाना है तो ये हो गया श्री, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर श्रवण, तो श्रवण में क्या है, श है, उसके बाद र है, उसके बाद व र, ठीक है, तो श्रवण हो गया। श्रीगाल मैं लिखना चाह रहा हूं, तो श्रीगाल में कैसे लिखूंगा, श्री गा ल, श्रृंगाल मतलब होता है सियार मेरे भाई, ठीक है। श्रृंगार लिखना चाहता हूं तो श्रृंग गा र, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये श्रृंगाल और श्रृंगार में अंतर याद रखिएगा। श्रृंगाल का मतलब होता है सियार, चैकाल, जिसको कहते हैं। श्रवण हो गया, श्रृंगार हो गया। श में री की मात्रा लगाना है तो ये लिखेंगे, श में र लगाना है तो इस तरह लिखेंगे, और श को जो है इस तरह लिखा जाता है। ये बात समझ में आ गई? उच्छिप्त के बारे में सारी बात क्लियर हो गई है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हुई? जल्दी बताइए, क्या मतलब क्लियर हुआ? आगे बढ़ें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मैं बिटाने की कोशिश करता हूँ। ये बलवान सवारी करता है, ट्रिक याद रखिएगा। फिर अभी बहुत सारी बात इस पे करेंगे, तो चिंता करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, और आगे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? सबसे पहले ये दिख रहा होगा आपके पास, क ख ग घ ङ, ठीक है। उसके बाद च छ ज झ य, फिर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। अब देखो, स्पर्शी व्यंजन है। क्यों स्पर्शी है? क्योंकि ये जो होते हैं, जीभ से जब निकलते हैं, हवा किसी न किसी को टच करते आती है। जैसे बोलिए क क क, हवा जो है पूरा टच करते आ रही है। उसके बाद बोलिए छ छ छ छ छ छ छ, देखो जीभ कहीं से टच करते आ रही है। बोलिए ट ट ट ट, ऊपर जाकर लड़ रही है। त त त, दांत से लड़ रही है। प फ ब भ म, तो स्पर्श करते हुए आती है, हवा स्पर्श करते हुए आती है, इसलिए इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या मेरे भाई कितनी है? तो 25 है। ये बात क्लियर हो गई। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। ये बात हमको क्लियर हो गई। यहाँ पे दिख रहे होंगे अंग है, यहाँ पर इय है, ये र है, ये न है, ये म है। अंग इय र न म, जिसको देखो पांचवा है अक्षर, क से लेकर के पांचवें चले जाओ तो अंग, ट से पांचवें चले जाओ तो इय, ट से पांचवें चले जाओ तो र, त से पांचवें चले जाओ तो न, प से पांचवें चले जाओ तो म, ठीक है। पंचम अक्षर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अंग इय र न म को पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पंचमाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसी को अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है। इसी को मेरे भाई किस नाम से जाना जाता है? अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज अनुनासिक? अनु मतलब होता है पीछे पीछे, नासिक मतलब होता है नाक के, तो नाक के जो पीछे पीछे चलती है, नाक के माध्यम से चलती है, अंग इय ळ न म न न न बोल रहे होंगे तो अनुनासिक लग रहा है। अनु मतलब पीछे पीछे, नासिक मतलब नासिका, नाक के पीछे पीछे, नाक से हवा पीछे पीछे आती है, इसलिए इसको अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। ये बात हो गई क्लियर? बताओ, अनुनासिक समझ में आएगा? अनुनासिक कितने हैं? 5। अंग य ळ न म अनुनासिक है। अनु मतलब पीछे पीछे, नासिक मतलब नासिका, जो नाक के पीछे पीछे जब हवा चलती है उसको अनुनासिक के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए, अब ये बात समझ में आ गई। स्पर्शी व्यंजन की संख्या हो गई 25, 5 हो गया अनुनासिक, इसी को पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं। अब आता है उच्चारण स्थान। किसका उच्चारण स्थान कहाँ है वो तो ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन पहले याद रखिएगा क ख ग घ अंग। जब बोलिए क में बताइए जीभ कहीं पर जा रही है क्या? नहीं। क क क ख ग घ अंग, कहीं पर भी जीभ नहीं जा रही है। बहुत मजा आ रहा है ना? ठीक है, सुनते रहिए ध्यान से। ठीक है, तो कहीं पर भी जीभ नहीं जा रही है, सीधे आवाज गले से आ रही है। ठीक है, सीधे आवाज गले से आ रही है, तो क ख ग घ अंग जो है वो कंठ से बोला जाता है, गले से बोला जाता है। याद करने की क्या जरूरत है, आप ऐसे महसूस कर लीजिए हिंदी को कि याद ही नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी अपने आप सुकून से चलेगी। चलो उसके बाद आगे देखा जाए। च छ ज झ य, च छ ज झ य। ठीक है, च छ ज झ य। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, च छ ज झ य, च छ ज झ य। अब देख रहे होंगे, देखो चेहरा जो मुख है, मुख के ऊपर वाला पार्ट ये लिंटर कहलाता है। ठीक है, लिंटर में ये वाला आगे वाला पार्ट है। जब आगे वाले पार्ट को टच किया जाता है इसको तालु कहते हैं। बीच वाले को जो है मूर्धा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, बीच वाले को मूर्धा कहते हैं। तो जब आप च बोल रहे हैं तो जीभ आगे टच हो रही है। ट बोलिए ट, ट ट ट, जीभ जाके ऊपर लिंटर पे बीच में लग रही है। तो बीच वाले को मेरे भाई क्या बोल दिए? मूर्धा बोल दिए। ठीक है, और ऊपर आगे वाले को क्या बोल दिए? तालु बोल दिए। तो तालु से कौन लगता है? च छ ज झ य। उसके बाद मूर्धा से कौन लगता है? ट ठ ड ढ र। उसके बाद बोलिए त, त थ, बोलते रहो जहां बैठे हो, चिल्ला के बोलो। थ द ध न। तो तब त थ द ध न बोल रहे हैं तो जीभ कहाँ टच कर रहा है? दांत को, तो ये दंत से बोला जाता है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद बोलिए प, प फ फ ब भ म। बिना होठ के बोल सकते हैं क्या? होठ ना हिलाओ, बोलो प, प नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो प फ ब भ म जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ समझ में आ गया। क ख ग घ अंग कंठ से बोला जाएगा। च छ ज झ य तालु से बोला जाएगा। ट ठ ड ढ न मूर्धा से बोला जाएगा। त थ द ध न दंत से बोला जाएगा, दांत से। प फ ब भ म ओष्ठ से बोला जाएगा। ये बात हमको क्लियर हो गई है। और अंग य र न म जो है वो अनुनासिक है या पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, जब श श स ह बोलते हैं, ठीक है, अभी और भी बताएंगे, चिंता ना करें, सब कुछ याद हो जाएगा। जब आप बोल रहे हैं श श श स ह, ठीक है, तो ये जब बोल रहे हैं तो लग क्या रहा है? बहुत हवा रगड़ के आ रही है, संघर्ष करते हुए बाहर निकल रही श। ठीक है, बहुत संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है तो इसको क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब जब बोलिए क, आप अपने हाथ को यहाँ पर लगाइए, बोलिए क, क ख ख, और वैसे बोलिए च श। देख रहे होंगे गर्म हवा फेंक रहा है, गर्म हवा फेंक रहा है, इसलिए गर्म हवा आती है तो इसको उष्म के नाम से भी जानते हैं। उष्म में कौन कौन आ गया? 4। अच्छा, ऐसा भी है। श श स ह, ये उष्म के नाम से जाना जाता है, इसी को संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, संघर्षी व्यंजन मतलब हवा बहुत रगड़ खा करके आती है। आप बोलिए च च, बोलिए क क क क, च च च च च च च च। आप जब च च च च च च च च च कर रहे हैं बार बार तो थक जाएंगे, जल्दी थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हवा बहुत लड़के के आती है, बहुत संघर्ष करते हुए आती है। पहली बात तो ये स्पर्शी व्यंजन तो है ही मेरे भाई, लेकिन ये संघर्ष करते हुए हवा निकलती जब आप इसको बोलते हैं तो च छ ज झ य को स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पहला तो वो छूती हुई आती है सबको, हवा पूरे मुख को छूते हुए आती है, तो वह स्पर्शी व्यंजन हो गया। और रगड़ बहुत ज्यादा होती है, च छ ज झ य, ज झ बोलिए, ज झ ज झ ज झ। आप बोलिए ड ढ ड ढ द ध द ध, नहीं हो रहा है, लेकिन ज झ बोलिए, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वो छूना और रगड़ना दोनों एक साथ हो जाता है, इसलिए उसको स्पर्श संघर्षी के नाम से जानते हैं। यही है पूरी कहानी अभी वर्णमाला में शुरुआत की। जो मैंने बताया है इसको आइए सम अप करने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो क ख ग घ अंग कंठ से बोलते हैं, च छ ज झ य तालु से बोलते हैं, त ठ द ध न मूर्धा से बोलते हैं, त थ द ध न दंत से बोलते हैं, प फ ब भ म ओष्ठ से बोलते हैं। और अंग य र न म अनुनासिक होता है, श स स ह उष्म या संघर्षी व्यंजन है, च छ ज झ य स्पर्श संघर्षी होता है, जो छूने और रगड़ने से कहानी की शुरुआत होती है। ठीक है, अब आइए पोस्टमार्टम के रूप में ये बात याद रखिएगा, स्वर की संख्या कितनी है? 11। तो अ आ ई यू री री ए ऐ ओ औ अंग। ठीक है, उसके बाद अंग और ये अयोगवा होते हैं, एक को अनुस्वार बोलते हैं, एक को विसर्ग बोलते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द न न प फ म म, ये स्पर्शी व्यंजन कहलाता है।
ठीक है। अंग ण म को अनुनासिक या पंचमाक्षर के नाम से जानते हैं, आप भी ऐसे बना के लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क ख ग घ अंग पहला वाला। अच्छा इसमें देखो ध्यान से, क ख ग घ अंग शुरू कहाँ से हो रहा है? क से। अगुआ कौन है? आगे कौन है? अगुआ। ठीक है, वो है क। ठीक है, मगज में घुस रही है बात। ठीक है, चलो तो क अगुआ है, इसमें कौन अगुआ है? च है। इसमें कौन है? ट है। इसमें कौन है? त है। इसमें कौन है? प है। तो जिंदगी में भी अगुआ है और यहाँ पर भी अगुआ है। आगे चलने वाला, लीड करने वाला, लीडर, नेता कौन है? इसकी वजह से इसको बोला जाता है, क से शुरू हो रहा है तो इसको बोलते हैं क वर्ग। ठीक है, ये च से शुरू हो रहा है तो इसको बोलते हैं च वर्ग। ये ट से शुरू हो रहा है तो इसको बोलते हैं ट वर्ग। उसके बाद ये त से शुरू हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं त वर्ग। ये प से शुरू हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं प वर्ग। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पूछा जाएगा क वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो बोलिएगा क ख ग घ अंग, कहीं से नहीं तो कंठ हो गया। ठीक है, च वर्ग कहाँ से बोला जाता है? च वही है क्या? च छ, जब हवा भी स्पर्शी व्यंजन तो है ही, हवा बहुत रगड़ से आ रही है तो स्पर्श संघर्षी हो गया। च छ ज झ य, च छ ज झ य। आगे जीभ के ऊपर वाले पार्ट, तो लिंटर के ऊपर वाले पार्ट से लड़ रही है तो ये हो गया तालु। फिर उसके बाद ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धा हो गया बीच। त थ द ध न, दंत हो गया। प फ ब भ म, ओष्ठ हो गया। और अनुनासिक और पंचमाक्षर के बारे में सारी कहानी क्लियर हो गई। श श स ह, बहुत गर्म हवा निकलती है, उष्म हो गया। ठीक है, छत्र ज्ञ स, संयुक्त व्यंजन हो गए। और अड़ और अढ़ उच्छिप्त या द्विगुण हो गए। य र ल व के बारे में याद रखिएगा, अंतस्थ होता है। ठीक, अब य र ल व की क्या कहानी? य र ल व का मतलब होता है, जब आप य बोल रहे होते हैं तो सीधे पेट से हवा निकलती है, पेट से एनर्जी लगती है। व य र, तो जब ये ऐसी बातें करते हैं तो आप अंतस्थ हो गया, पेट से आती है आवाज, तो ये अंतस्थ व्यंजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। अंतस्थ में कौन कौन आ गया? य र ल व। और उसमें कौन आ गया? श स स ह। च छ ज झ, च छ ज झ य, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श संघर्षी के नाम से जानते हैं। कौन से संघर्षी के नाम से? स्पर्श संघर्षी के नाम से मेरे भाई जानते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और क ख ग घ अंग कंठ से बोला जाता है। क ख ग घ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये बात समझ में आ गई? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्वर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है छोटा सा, एक होता है बड़ा सा। छोटे स का मतलब क्या होता है? जिसको लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो छोटे स्वर में कौन कौन आता है? तो अ, उसके बाद ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद री। ये जो होता है वो छोटा स्वर होता है, जिसमें कम समय लगता है, कम मात्रा लगता है। बड़ा सा, बड़ा मतलब होता है दीर्घ, पहले आ, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद आता है ए, फिर आता है आई, ओ और औ। ये जो होता है वो बड़े स के रूप में, बड़ा स्वर के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्वर फिर दो टाइप के होते हैं। पहले को बोलते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, और एक को बोलते हैं हम लोग संयुक्त स्वर। मूल स्वर जो किसी से बने नहीं हैं, और संयुक्त स्वर किसी से बने होते हैं। मूल स्वर की अगर हम मेरे भाई बात करें तो मूल स्वर में क्या क्या आता है? पहला अ, दूसरा आ, तीसरा जो होता है छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ। ये सब मूल स्वर हैं। लेकिन संयुक्त स्वर में कौन कौन आता है? ए किससे बना है? अ और ई, इन दोनों को मिला दीजिए तो बन गया आई 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 आई। आप 100-200 बार 400 बार बोलिए तो ए समझ में आने लगेगा। अ ई आई 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 ए। ठीक है, धीरे धीरे बोलते बोलते ए पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो ये आई है। आई क्या बनता है? और ए से बनता है। और ए को मिला दीजिए तो क्या बन गया? आई बन गया। अ ए अ ए अ ए अ ए आई आई आई, बाद में धीरे धीरे हो जाता है। उसके बाद ओ की बात करें अगर मेरे भाई, ओ किससे बना होता है? अ के साथ आप मिला देते हैं छोटा ऊ, तो औ औ औ औ औ ओ बन जाता है। उसके बाद अ की बात करें तो अ किससे बनता है? अ के साथ मिला दीजिए ओ, अ के साथ मिला दीजिए क्या? ओ, तो ये बन जाता है औ। ठीक है, ए किससे बना? और ई से बना है। ए किससे बना है? और ए से बना है। ओ किससे बना है? और ऊ से बना है। औ किससे बना है? और ओ से बना है। ये सारी बात हमको क्लियर हो गई। तो पहला हो गया मूल स्वर, मूल स्वर फंडामेंटल जो ये होते हैं। उसके बाद संयुक्त की बात करें मेरे भाई तो अ आई ओ औ, ये कहानी है सारी आपकी संयुक्त स्वर की। ठीक है, अब मूल स्वर ह्रस्व दीर्घ हो गया। दीर्घ में कौन कौन आ गया? देखिए ह्रस्व, अब मूल स्वर की अगर हम बात करें, मूल स्वर कौन था? मूल स्वर में ये था। मूल स्वर भी दो टाइप के होते हैं, ये सारा पेज आपको मिल जाएगा। मूल स्वर भी दो टाइप के होते हैं। मूल स्वर में एक आता है ह्रस्व, दूसरा आता है दीर्घ। ह्रस्व, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। अच्छा, ह्रस्व 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 ये क्या मतलब है सर ह्रस्व का? तो ह्रस्व के बारे में थोड़ी बात समझ लीजिए। ह्रस्व, जब भी आप ह में मेरे भाई र जोड़ देंगे तो र बन जाएगा। र,
ठीक है। और जब आप ह में री जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो री बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, री बन जाएगा। ठीक। अब ह में र जोड़ रहे हैं तो र बलवान सवारी करता है तो र यहाँ पे बना दीजिए। ठीक। और ह में री जोड़ रहे हैं तो री बलवान सवारी करता है तो री को यहाँ पे बना दीजिए। जो लादे है वो छोटा, जो लदा है वो बड़ा। ठीक। तो ह में र को जोड़ना था तो आपने क्या करा, आपने लिखा और उस पर र लिख दिया तो ये हो गया र। और ह में री जोड़ना था तो ह लिखा और री जोड़ दिया तो र हो गया। ठीक है। ऋषिकेश आप लिखते हैं ना, ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब होता है भगवान विष्णु का पर्यायवाची, ह में री जोड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ह्रस्व होता है, ह में र जोड़ दीजिए, ह्रस्व। ह्रस्व में कौन कौन आते हैं, जो छोटे होते हैं। छोटे में मूल स्वर में अ ई उ यही आता है ना, तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में आया वो सवाल है। अ छोटा ई और छोटा ऊ, ये जो होता है ह्रस्व होता है। बाकी मूल स्वर में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या होता है, दीर्घ होता है। आ, उसके बाद बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये भी दीर्घ की कैटेगरी में रखा जाता है। क्या ये सारी बात आपको क्लियर हो गई, क्या ये सारी बात आपको क्लियर हुई, जल्दी बताइए। ये सारी बात क्लियर हो गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग। हिंदी में मूलतः वर्ण कितने हैं, मूल वर्ण कितने हैं। मूल वर्ण की संख्या है 46, कुल वर्ण की संख्या है 52। और इसके अलावा आपको याद रखिएगा मानक वर्ण की संख्या कितनी है, मानक स्टैंडर्ड कितने हैं, वो है 52। ठीक है। जो लादे है वो आधा, जो लद के बैठा है पूरा, बलवान सवारी करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यम, मध्यम तेरी चाल। ठीक है, मध्यम। अब वापस आ जाओ यार, कहाँ रह जाते हो तुम लोग। अब देखो ध बड़ा है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा म आधा द फिर पूरा ध फिर म। देखो लदा हुआ है, जो लदा हुआ है ध, तो ध बड़ा हो गया, जो लादे है वो छोटा हो गया, मध्यम हो गया। दोबारा युद्ध के बारे में बात करें, यू आधा द पूरा ध, तो यू ऐसे लिख देंगे, यू आधा द है तो लादे है तो ध को लाद लीजिए तो ये हो गया युद्ध। कोई दिक्कत नहीं। हिंदी हिंदी शब्दकोश और वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन होता है, ह होता है। ये बात हम सबको समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। स्वर के बारे में सारी क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमने कर लिया है। ठीक है। अब आगे आपसे बात किया जाए, आगे आपसे मेरे भाई बात किया जाए तो मैं इसी को, उस साइड था, हाँ ये था। अब यहाँ पे देखिएगा। ओहो, एक मिनट रुक जाओ। अब देखिए थोड़ा, एक आता है नुक्ता। नुक्ता का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लीजिए ताकि कहानी जो है और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाए। नुक्ता का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझ लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, नुक्ता क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ज, ज पहले ज था और ज पे आपने नुक्ता लगा दिया तो ज हो गया, क्या बन गया, ज बन गया। और जब जैसे ही बिंदी लग जाती है हिंदी में अर्थ ही बदल जाता है। ठीक है। एक एक बिंदी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हिंदी कहते हैं। ठीक है। तो वो शायरी अभी सुनाएंगे थोड़ी देर बाद। तो देखो ज है, जैसे मैंने लिखा ज रा, अजर अमर, अजर अमर। अब सुंदरकांड पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अजर अमर। अजर, जर मतलब होता है बुढ़ापा, अ मतलब नहीं, जिसको बुढ़ापा ही ना हो अजर। अमर, मर मतलब मरना, अ मतलब नहीं, जो मरे ना वो अमर। ठीक है। तो जिसको बुढ़ापा ना है वजर, जिसको जो मरे ना वो अमर। अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छूहूँ। ये सीता जी हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं। ठीक है। तो ये हो गया जब। तो जरा मतलब क्या होता है, जरा मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जरा, 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 थोड़ा जरा सा दीजिए, जरा सा दीजिए, जरा सा दिल में जगह दे। ठीक है। तो दिल में जगह तो मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो ये ज, वो ज होता है, तो ये हो गया ज रा। तो ये जरा, जरा होता है, जरा जरा। ठीक है। तो जरा मतलब होता है क्या, थोड़ा। और एक गाना है, जरा जरा बहकता जा, तो बहकता जा वाला आपने देख लिया, इधर लिखा भी है। ठीक है। तो ये जो होता है जैसे बिंदी लग जाता है उसका अर्थ बदल जाता है एकदम से। अभी मैं बताऊंगा, जैसे आपने लिखा गोल, गोल गोल, गोल लिखा तो ये हो गया आपका वृत्त वाला गोल, ये वाला गोल। लेकिन जैसे ही आपने लिख दिया गोल, ठीक, ये गोल क्या होता है, ये गोल दल होता है। जैसे किसी का गोल, ठीक है, वो मोदी जी का गोल है, ये योगी जी का गोल है। ठीक है। वो वाला गोल, उनका गोल आ रहा है, ये गोल आ रहा है। ठीक है। तो वो उनके ग्रुप की बात हो रही होती है। तो ये गोल जो होता है दल के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे जीवन, जीवन आप लिख रहे हैं तो जीवन आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन जब जिंदगी लिखेंगे तो जिंदगी को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये सही होगा। जब आप जे लिखते हैं, JIWAN इंग्लिश में, तो ये नुक्ता नहीं है। लेकिन जब जेड जेड लिख देते हैं तो ये जो होता है वो नुक्ता वाला चीज हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। जैसे तकलीफ लिखा आपने, तकलीफ, तो तकलीफ ऐसे लिखा जाता है, तो तकलीफ की स्पेलिंग हो जाती है TAQLEEF।
के नहीं लिख सकते, के लिख देंगे तो वो नुक्ता नहीं होगा, ठीक है। तो जरा हो गया थोड़े के लिए, जरा जो हो गया बुढ़ापा के लिए। तो जब भी ये नुक्ता लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता लग जाता है तो ये अरबी फारसी का शब्द बन जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या बन जाता है, अरबी फारसी का शब्द बन जाता है। जिंदगी में पहली बार इसका यूज जो है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी किताब में किया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ध्वनियाँ जो हमने हमारे इंग्लिश के नहीं, हिंदी के नहीं हैं, ऐसी ध्वनियाँ जो मूलतः हिंदी के नहीं हैं, जिसको ग्रहण किया हुआ है, वो आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहलाती हैं। आगत गृहीत ध्वनि में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, नुक्ता के बारे में ये ध्यान रखिएगा। नुक्ता किस पर लगता है, सब पे नहीं लगेगा, तो लगता किस पर है, तो ये हो गया क पे, ख ग ज फ, ये जो होता है उस पर नुक्ता लगता है। क ख ग ज फ, अभी इसके बारे में पढ़ा रहे हैं आपको डिटेल में, ठीक। अंतर क्या होता है, जैसे मान ली लिखा कफ, ये कफ बलगम वाला कफ होता है, लेकिन ये जैसे ही कफ लिख दिया, क पे नुक्ता लगा दिया, तो ये कफ जो होता है वो बटन का होता है। बटन जिसमें लगता है ना, काज जिसको कहते हैं, वो कफ कहलाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो ध्वनि जो हिंदी की नहीं है, विदेशों से बाहर से हमने लिया है, वो आगत जो हमारे पास आ चुकी हैं, या हमने जो ग्रहण किया है, गृहीत ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। और एक आता है अ, ठीक है, जैसे बॉय, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ठीक है, ये सब आप बोलते हैं, ऐसे थोड़ा बोलते हैं डॉक्टर, बाय, लाइव बाय ऐसा नहीं बोलते हैं, हॉस्पिटल ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया डॉक्टर, ये इंग्लिश की होती है, और इंग्लिश की भी है, तो चूंकि आपने लिया है, क्योंकि आपने कहीं से लिया है, वो कहीं से आई हैं, तो वो आगत ध्वनि में आ जाएंगी। ये बात क्लियर हो गई। तो स्वर के, अब देखिए, अब इतनी बात सबको समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ध्वनि के बारे में आपको क्लियर हो गई बात। अब स्वर के तीन भेद अलग से होते हैं। पहले को बोलते हैं ह्रस्व, जो छोटा है, जिसमें कम समय लगता है। दीर्घ थोड़ा और बड़ा है। प्लूत थोड़ा और बड़ा है, जैसे आ, राम, ओम, ठीक है, तो वो उसमें 3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब स्वर के कई भेद होते हैं। स्वर के पहले 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर दीर्घ होता है, छोटा बड़ा होता है। फिर मूल स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के फिर 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। उसके बाद ह्रस्व स्वर के फिर 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, जिसमें समय के उच्चारण के स्थान पे समय के द्वारा जो है भेद किया जाता है। जैसे आपने लिखा ओम, तो ओम में ओ, उसके बाद अ, ये 2 बार 3 बार बोलेंगे, फिर म लिखेंगे, तो इसलिए ओम लिखा जाता है। अरे भैया, इसको क्या लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है, ओम। ओ के बाद अ 3 बार बोल रहे हैं, 3 बार बोलते हैं, तो इसको 3 ऐसे लिखा जाता था, तो 3 ऐसे लिखा जाता था, तो 3 ऐसे लिखते लिखते जो है ऐसे हो गया, तो 3 3 3, उसके बाद म, इस तरह भी ओम लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं है फिलहाल। इतनी बात अगर आपको याद है तो जिंदगी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद वर्ण विच्छेद की बात कर लें। वर्ण विच्छेद की बात कर लेंगे तो कहानी हमारी क्लियर हो जाएगी, कुछ बातें पहुंच जाएंगी आगे तक। अब देखिए, वर्ण क्या होता है, वैसी ध्वनियाँ जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वो वर्ण कहलाती हैं, जो तोड़े जा सकते हैं वो अक्षर कहलाते हैं। ध्वनि का मतलब होता है आवाज, तो वर्ण और अक्षर में कोई अंतर नहीं है। वो ध्वनि रैंडम होती है, कोई भी आवाज है जो पृथ्वी में चल रही है, आकाशगंगा में घूम रही है, वो ध्वनि कहलाती है। लेकिन अगर वर्ण की बात करें तो वो वर्ण है जो सार्थक हैं, अ है, आ है, क है, क तोड़ा जा सकता है, अक्षर कहलाती है। जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकती, तोड़ सकते हैं उसको आप, ठीक है। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा क व्यंजन है तो वो स्वर की सहायता से बोला जाएगा, तो स्वर की सहायता से बोला जाएगा तो क आधा होता है, उसके बाद अ लग जाता है तो ये बन जाता है क, ठीक है। जैसे आपने लिखा कम, कम लिखा तो क में भी क अलग है, ठीक है, म अलग है, तो क को लिखना होगा तो मैं लिखूंगा क में हलंत लगा के, उसके बाद अ लिख दूंगा, उसके बाद म में भी हलंत लगा के अ लिख दूंगा। कोई दिक्कत बताइए, नहीं है। तो ये बन जाता है पूरा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब होता है वर्णों को पूरी तरह से तोड़ देना, यही कहलाता है मेरे भाई वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है स्वर और व्यंजन को पूरा अलग अलग लिखना, ये कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। जैसे क एक अक्षर है, क को तोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये मूल व्यंजन और स्वर में तोड़ देते हैं तो अक्षर कहलाता है। अब आता है कि वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सवाल आता है। जैसे 1-2 यहाँ पे मैंने लिखा भी है तो मैं आपको समझा भी दूंगा। जैसे मैंने लिखा कमी, कमी, ठीक है। अब कमी में पहला एक वर्ण है आपके पास क, दूसरे का नाम है मी, यही है ना। अब क को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, क पे हलंत, उसके बाद अ, ठीक। यहाँ मी को कैसे लिखूंगा, म आधा, उसके बाद अ नहीं लिखूंगा, अ रहता है तो म रहता है,
म रहता तो मैं लिखता म और अ, लेकिन ये अ नहीं है, ई है, तो यहाँ पे लिख दूंगा। अब बड़ी ई है तो ये बड़ी ई हो जाएगी। तो इसका मतलब कमी का आपने क्या करा है, वर्ण विच्छेद करा है। तो क, उसके बाद फिर अ, उसके बाद फिर म पे हलंत, उसके बाद फिर बड़ा ई लिख देते हैं, तो ये बन जाता है आपका वर्ण विच्छेद। ये तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है वर्ण विच्छेद, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए लिखा कर्म या कर्म, तो कर्म के बारे में संधि विच्छेद अगर आपको करना हो तो चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, आपका लिखा भी है, आप इसको देख भी लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी सारी बात। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो एक शब्द है अपने पास क्रम। मैंने बताया था क्रम के बारे में, ये क्या है, क है, उसके बाद आपने लगा दिया था क्या, र, उसके बाद म अलग हो गया, तो क आधा हो गया, फिर र पूरा हो गया। बलवान सवारी करता है तो र पूरा है, जो लादे है वो आधा है, जो लदा है वो पूरा है। उसके बाद क्या हो गया, म, यही हो गया ना। ये क में तो कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है, क आधा ही है। र को तोड़ेंगे तो र को आधा लिखेंगे, फिर अ लिखेंगे, फिर म को तोड़ेंगे तो म को आधा लिखेंगे और अ लिखेंगे, तो ये बन जाता है आपका क्रम का क्या, वर्ण विच्छेद। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो क्र का लिखना होगा, क्र का लिखना होगा तो ये लिखेंगे क और र, और त्र का लिखना होगा, र का लिखना होगा तो लिखेंगे त और र। ये बात भी ध्यान रखिएगा। वर्ण विच्छेद की कहानी समझ में आ रही क्या, हाँ ठीक है, ये बात भी हमको क्लियर हो गया। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ें बताइए। चलिए अभी एक कविता सुनाते हैं थोड़ी देर में, बस 2 मिनट और रुक जाइए, 2 मिनट और रुकिए, उसके बाद कविता सुनाते हैं एक। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें तो एक संत नाम का एक शब्द आ रहा है, और इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए, वर्ण विच्छेद कर दीजिए। तो स पहले लिखेंगे, उसके बाद न आधा है तो न आधा हो गया, फिर त लिखेंगे, स को भी तोड़ दीजिए, तो स आधा हो गया, फिर अ आधा हो गया, फिर न आधा हो गया, फिर त आधा हो गया, फिर अ आधा हो गया, तो ये हो गया संत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लिखा है प्रतिस्पर्धा, लास्ट प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा जिसको हिंदी में इंग्लिश में कंपटीशन कहा जाता है, प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर प्र है तो प आधा हो गया, र को भी तोड़ दीजिए तो र आधा अ आधा, ठीक है। फिर त को तोड़ दीजिए तो त आधा, फिर बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है तो ई हो गया। उसके बाद स आधा है तो स आधा कर दीजिए, उसके बाद जो है प आधा कर दीजिए, प में अ लिख दीजिए, उसके बाद ध लिख दीजिए, ध पे आधा हो गया, ध हो गया, ठीक है। ध के बाद क्या लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, आ हो गया। क्या ये मैंने सही लिखा है, प्रतिस्पर्धा, अच्छा र छूट गया, स्पर्धा, प के बाद र आएगा, तो प के बाद र आएगा, और आधा र, आसमानी र जो होता है, जो उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको ऊपर लिखते हैं रेफ र, वो हमेशा आधा होता है, तो ये र भी लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म के बारे में देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। कर्म लिखा है, कर्म लिखा है तो क आधा, क पूरा है, उसके बाद र आधा है, क्योंकि ऊपर है तो र होता है, फिर म पूरा है। क को भी तोड़ दीजिए तो क हो गया, अ हो गया, उसके बाद र हो गया आधा, उसके बाद म हो गया आधा, उसके बाद अ हो गया आधा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको कर्म कहते हैं। क्या ये सारी बात आपको समझ में आई? ऐसे ही भारत का, ऐसे ही ग्रामीण का आप संधि विच्छेद कर, वर्ण विच्छेद कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ठीक है, तो वर्ण विच्छेद वाला चैप्टर खत्म होता है, आप लिखिएगा ग्रामीण, ठीक है। आप लिखेंगे अधिकार, इन सब का आप संधि विच्छेद करेंगे। आप लिखेंगे रेलवे, ठीक है, ठीक है, छिद्र, ठीक है, विज्ञान, इसका संधि विच्छेद, सॉरी वर्ण विच्छेद आपको करके लाना है, वर्ण को तोड़ देना है। क्या ये बात आपको समझ में आई? और ये रहा आपका पूरा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारी बात बता चुका हूँ। अयोग वाह क्या होता है, स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, अंतस्पर्श अंतस्थ क्या होता है, उष्म संघर्षी क्या होता है, और ये सारी कहानी हमारी हो गई क्लियर। और आगे बढ़ें, आगे आपके पास जो है नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू होगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में भी मैंने आपको बता दिया है, जघन्य को लिखना है तो जघन्य कैसे लिखेंगे, ज हो गया आधा, फिर घ है तो ज में आधा, पहले ज आधा फिर अ, उसके बाद घ में घ आधा फिर अ, उसके बाद न आधा ही है, ठीक है। और य है तो य को आधा लिखेंगे और लिखेंगे, य को अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, उसको भी देखेंगे। संत लिख चुके हैं, कमलेश, खगेश, सुरेश और महेश के बारे में आगे बात करेंगे। शब्दों को देखने का तरीका, जैसे मान लीजिए लिखा है कमल और कबूतर और क्लांत, ये 3 चीजें हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए सही क्रम क्या होगा, शुरू में कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। तो क से डिक्शनरी शुरू होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है कमलेश, खगेश, सुरेश और महेश, तो पहले आएगा कमलेश, ठीक है। दूसरा क के बाद आता है ख, तो दूसरा आ गया ख। तीसरा आता है उसके प फ ब भ म, उसके बाद आता है श स स, तो ये हो गया चौथे नंबर पर। तो ये शब्दों को देखने का तरीका है, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब मृदु लिखा है, मृदु लिखा है, मृदु को कैसे लिखेंगे बताओ, म है,
ठीक है, आधा म। फिर क्या है, री है, बलवान सवारी करता है तो री पूरा हो गया। उसके बाद द हो गया, द आधा हो गया। उसके बाद ऊ है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यह कबूतर, सॉरी, कमल, कबूतर और क्लांत लिखा है। कमल का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क अ म अ यही होगा। कबूतर का करेंगे क अ ब उ हो गया। क्लांत का करेंगे तो क ल अ आ, ठीक है, यही होता है। अब बताओ, क तो तीनों में कॉमन है, क जो है तीनों में उभय है तो क वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अ वाले हैं, यहाँ पे ल वाले हैं, तो ल पहले आएगा कि अ पहले आएगा? सर पहले अ आता है, उसके बाद ल आता है, ठीक है। यानी ये बात भी खत्म हो गई कि ये वाला गया, ये गया। अब अ वाले में पहले अ के बाद म है, अ के बाद ब है। पहले म आता है कि ब आता है? तो पहले ब आता है, तो पहले आप आ जाएगा कबूतर। उसके जब तक नहीं मिलेगा तब तक आगे, जब तक सेम रहेगा दोनों तब तक आगे चलते जाना है। उसके बाद म वाला लगा दीजिए तो दूसरे नंबर पे आ गया कमल, तीसरे नंबर पे आ गया क्लांत, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप वर्ण को देखने का तरीका सीख सकते हैं, हिंदी शब्दकोश में शब्दों को देखने का तरीका। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा आपसे कमल, उसके बाद लिखा जहाज, उसके बाद लिखा टमाटर, उसके बाद लिखा ज्ञानी, उसके बाद लिखा क्षत्रिय, ठीक है। बताओ पहले नंबर पे कौन आएगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच। चलो ठीक है, बताओ पहले नंबर पे कौन आएगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच में से पहले नंबर पर कौन आएगा? पहले नंबर पर सर हमको समझ में आ गया, पहले नंबर पे कौन आएगा? तो पहले नंबर पर आएगा कमल, ऑब्वियसली क से शुरू हो रहा है तो पहले नंबर पर कमल आ गया। उसके बाद जहाज, टमाटर, ज्ञानी और छतरी, तो ऑब्वियसली छतरी तो सबसे लास्ट में आना चाहिए और ज्ञानी तो और लास्ट में आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, क खत्म हुआ, क के बाद क से क्या शब्द बनता है? क से वर्ण बनता है क और श। क और श को क्या कहते हैं? क्ष कहते हैं। तो क के तुरंत बाद छ आना चाहिए, यानी दूसरे नंबर पर कौन आएगा? छत्री आएगा। फिर तीसरे नंबर पर जहाज आएगा और ज से बनता है य, ठीक है। ज और य को बना लेते हैं तो बनता है ज्ञ। तो ज्ञ मतलब उसके बाद ज के तुरंत बाद आएगा, तो चौथे नंबर पर आएगा ज्ञानी और पांचवें नंबर पर आएगा टमाटर। ये है कहानी वर्ण विच्छेद की, दिस इज द कहानी। अगर आप इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो सवाल आपसे नहीं लगेगा। ये बात समझ में आई क्या? जल्दी बताइए, समझ आया? आइए इसको दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं। जैसे आपके पास, हाँ ठीक है, तो ये देखिए, क है, सबसे पहले क आएगा। डिक्शनरी में क्या क्या आता है वो बता रहा हूँ। उसके बाद छ आएगा, फिर ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज के तुरंत बाद ज्य आएगा, फिर झ, य, फिर ट, ठ, ड के तुरंत बाद अड़ आएगा, ढ के तुरंत बाद अढ़ आएगा। उसके बाद त के तुरंत बाद त्र आएगा, त, थ, द, ध, न, ठीक है। उसके बाद प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श के तुरंत बाद श से बनता है श्र, तो श्र आएगा, फिर श आएगा, स आएगा, ह आएगा। तो ये डिक्शनरी का सही क्रम है। ये डिक्शनरी के याद करने की क्या जरूरत है? क के तुरंत बाद क्या आएगा बताओ? क के तुरंत बाद क्या आएगा? क्ष आएगा। ज के तुरंत बाद ज्य आएगा, ठीक है। उसके बाद त के तुरंत बाद त्र आएगा, श के तुरंत बाद श्र आएगा, बस खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए थोड़ा, यहाँ पे कृषक लिखा हुआ है, कृमि लिखा हुआ है, कृतज्ञ लिखा हुआ है, क्लेश लिखा हुआ है। मैंने सबका पहले वर्ण विच्छेद कर लिया थोड़ा। कृषक क में री है, कृमि क में री है, कृतज्ञ क में री है, क्लेश क और ल है। बताओ पहले नंबर पे कौन आएगा? री पहले आएगा, ल पहले आएगा भाई, ल पहले लास्ट, सबसे लास्ट में आएगा, तो चौथे नंबर पर ये चला गया, ठीक है। अब देखिए, क री यहाँ पर है, उसके बाद श से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? श से शुरू हो रहा है। यहाँ पर म से शुरू हो रहा है, यहाँ पर त से शुरू हो रहा है, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है। तो बताओ त वाला पहले आएगा, म वाला पहले, त वाला आ गया, फिर म वाला आ गया, फिर उसके बाद श वाला आ गया। तो एक, दो, तीन ये हो गया, सबसे लास्ट में आ गया चार। तो वर्ण विच्छेद करने का तरीका ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, त्वरित और ज्वार, पहले त आता है कि पहले ज आता है? ऑब्वियसली सर पहले ज आता है, फिर त आता है, तो पहले नंबर पर ज्वार, दूसरे नंबर पर हो गया मेरे भाई त्वरित। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गया, अंश और अमर। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक शब्द है पहले अंश, दूसरा है अमर। तो जब भी कोई भी ऐसी चीज आएगी तो सबसे पहले अनुस्वार को लिखा जाता है, पहले अनुस्वार, ठीक है। अंश और अमर में सबसे पहले अनुस्वार, उसके बाद फिर अ। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखा जाएगा अनुस्वार, उसके बाद क्या होगा? अनुनासिक, उसके बाद अ से शुरू होगी, पूरी कहानी ऐसे चलती है, ठीक है। अंश और अनार में सबसे पहले अंश, उसके बाद कौन आएगा? अनार आएगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हिंदी डिक्शनरी में हम क्या लिखेंगे? अनुस्वार को, उसके बाद की पूरी कहानी हम शुरू करेंगे। क के बाद लिखेंगे छ, और ज के बाद लिखेंगे ज्य, और त के बाद लिखेंगे त्र, और श के बाद लिखेंगे श्र, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई परेशानी? ब्लर हो रहा है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात ठीक चल रही है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी। छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी में सबसे पहले क्या आएगा? छत्री, उसके बाद कौन आएगा? ज्ञानी, उसके बाद कौन आएगा? त्रिशूल। अब सारी बात आपको क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब आता है उच्चारण स्थान, ठीक है। अब आता है सर उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। उच्चारण स्थान है ना,
ये बात समझ में आ रही है। उच्चारण स्थान हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी है क्लास लंबी चलेगी और आप थक थक जाएंगे, 1 घंटा होने वाले हैं। मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ और आप सुनिए, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और नोट्स भी आप अपने बना लेंगे, ठीक है। जो बार बार काम करेगा उसी का विजय होता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रिवीजन करेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। क्या कहते हो, ठीक है? कोई बात, कोई समस्या आप देख लीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो बेझिझक आप पूछ लीजिए, समझ में आ रहा हो तो कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो दुष्यंत कुमार की कविता है। दुष्यंत कुमार एक बहुत बड़े कवि हुए। उन्होंने लिखा था कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलती रहनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन जलती रहनी चाहिए। ये कविता उन्हीं की है। और एक कविता उनकी और है, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। अब उभरते ज्वार का आवेग मध्यम हो चला है, मध्यम मतलब धीरे। अब उभरते, अब धीरे धीरे आपको समझना है हिंदी, ठीक है। अब उभरते, उभर रहा है जो ज्वार का आवेग मध्यम हो चला है, एक हल्का सा धुंधल का था कहीं कम हो चला है। यह शिला पिघले न पिघले, रास्ता नम हो चला है, क्या करूं आकाश की मनुहार, अब तो पथ यही है। क्या भरोसा कांच का घट है, किसी दिन फूट जाए। एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक समझौता हुआ था रोशनी से टूट जाए। आज हर नक्षत्र है अनुदार, अब तो पथ यही है। बहुत अच्छी कविता है। यह लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, यह घुटन यह यातना केवल किताबों में पढ़ी है। यह पहाड़ी पांव क्या चलते, इरादों ने चढ़ी है, ठीक है। कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है, अब तो पथ यही है। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही, ठीक है। तो ये कविता हम लोग डेली पढ़ेंगे और धीरे धीरे जो है इसका अर्थ भी आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।